इस समय पश्चिम एशिया में एक नया सैन्य तनाव है जो युद्ध का एक नया मोर्चा खोल रहा है, जबकि अमेरिका और ईरान किसी भी तरह का समझौता नहीं कर पा रहे हैं। यमन के हूती कई दिशाओं में एक साथ हमले पर उतर आए हैं। 2022 के बाद पहली बार देश में एक साथ कई मोर्चों पर बड़े पैमाने पर सैन्य झड़पें भड़क उठी हैं। इसके अलावा यमन के हूती ईरान के समर्थन से न केवल सरकारी बलों पर हमला कर रहे हैं, बल्कि सऊदी अरब के क्षेत्र पर भी हमला कर रहे हैं। वे सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के नए सैन्य गठबंधन को चुनौती दे रहे हैं। और ये तो पूरी तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है, क्योंकि इसी के साथ साथ संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह भी कहा है कि वे ईरान की समुद्री नाकाबंदी को अनिश्चित काल तक बनाए रख सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान पर जीत के बाद वे हार्मुज जलडमरू मध्य को अमेरिका का क्षेत्र घोषित कर देंगे। लेकिन इसी दौरान विश्लेषकों ने गणना की है कि इस युद्ध की शुरुआत से अब तक दुनिया ने 2.6 अरब बैरल तेल खो दिया है। ये इतिहास में सबसे बड़ी आपूर्ति बाधा है, अगर 1979 की ईरानी क्रांति को छोड़ दें। इस एपिसोड में हम मध्य पूर्व में संघर्ष की दोनों दिशाओं का विश्लेषण करेंगे। मेरा नाम अलेक्सी पिचिए है। आज अभी 14 अगस्त है। 15 अगस्त की ओर जाने वाली रात है। मैं एक आपातकालीन एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि ये वाकई में बहुत गर्म मुद्दा है। शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर के आंकड़े की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए आपकी हर एक सदस्यता के लिए मैं आभारी रहूंगा। तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत यमन की खबरों से करते हैं, क्योंकि वहां हूती अब पूरी तरह से बड़े पैमाने पर आक्रमण पर उतर आए हैं, जिससे इस देश में फिर से गृह युद्ध भड़क उठा है। हूती दस्तों और उनके सहयोगी जनजातीय मिलिशिया ने मध्य यमन के ताइज शहर के पास सऊदी समर्थक बलों की चौकियों पर हमला किया। सऊदी समर्थक बलों का कहना है कि उन्होंने हमला वापस धकेल दिया। वहीं हूती से जुड़े चैनल दावा कर रहे हैं कि उन्होंने दुश्मन की रक्षा पंक्ति तोड़ दी है और आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा लहेज प्रांत में संपर्क रेखा के साथ साथ अलकुबायता शहर के पास और मारिब प्रांत के दक्षिणी इलाके हारिब जिले में फिर से लड़ाई छिड़ गई। यानी अगर आप संघर्ष के इतिहास को जानते हैं, तो जहां जहां 2022 में लड़ाई ठंडी पड़ गई थी, जब किसी भी पक्ष को कोई नतीजा नहीं मिला था, अब वहां फिर से लड़ाई छिड़ गई है, लगभग पूरे जमे हुए मोर्चे पर। और अब राष्ट्रीय प्रतिरोध बल, ये वे बल हैं जो यमन सरकार के नियंत्रण में हैं, ने बताया कि ईरान समर्थित हौसी विद्रोहियों ने एक दिन में देश के पश्चिमी तट के इलाकों पर 78 हमले किए, जिनमें से 36 हमले बैलिस्टिक मिसाइलों से किए गए और 42 हमले ड्रोन विमानों की मदद से किए गए। सरकारी बलों ने कहा कि हौसी विद्रोहियों के हमले किसी भी सैन्य लक्ष्य को नहीं भेद पाए। हमले अलमोखा बंदरगाह और नागरिक सेवाओं से जुड़ी जगहों को निशाना बना रहे थे। सरकार ने बताया कि हौसी विद्रोहियों को मोर्चे और खाइयों में जनशक्ति और गोला बारूद की हानि उठानी पड़ी, और खास तौर पर हौसी विद्रोहियों ने अलमोखा बंदरगाह के इलाके में सऊदी समर्थक बलों की पोजीशनों पर जोरदार हमला किया। वे इसे अपने कब्जे में लेना चाहते हैं ताकि लाल सागर के तट पर नियंत्रण पा सकें और सरकारी बलों को एक महत्वपूर्ण बढ़त से वंचित कर सकें। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य का एक हिस्सा हौसी विद्रोहियों के नियंत्रण में नहीं है, और यही अलमोखा बंदरगाह सीधे लाल सागर में निकलता है, जो बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य के करीब है, और वे इसे पूरी तरह से अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। कुछ दिन पहले ही यमन की सीमा के पास जीजान में सऊदी तेल रिफाइनरी क्षेत्र पर भी हमला किया गया था। सऊदी अरब ने हौसी विद्रोहियों पर हवाई हमले किए और सऊदी समर्थक बलों ने तोपों से गोलाबारी की। और यहाँ ये उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि अभी तक क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वे ईरान के साथ युद्ध के गर्म चरण से आर्थिक दबाव की ओर बढ़ रहे हैं। वैसे उन्होंने हार्मुज जलडमरू मध्य को भी नहीं खोला है। जो कुछ भी अभी यमन में हो रहा है वो 2022 के बाद पहली बार है जब यमन में पक्षों के बीच एक साथ कई मोर्चों पर बड़े पैमाने पर लड़ाई शुरू हो गई थी। हूती इस स्थिति का फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास दुश्मन पर बढ़त है। उनके पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, ड्रोन्स हैं, और जो महत्वपूर्ण है वो है सऊदी अरब की कमजोर स्थिति। साथ ही उसके पास भरोसेमंद सहयोगी नहीं है जो वास्तव में मदद कर सकें, जिसमें अमेरिका की कुछ हद तक दूरी भी शामिल है।
रियाद पर दबाव डालकर हूती उम्मीद करते हैं कि वे यमन में युद्ध समाप्ति के लिए होने वाली बातचीत में अपने लिए बेहतर शर्तें हासिल कर सकें, और ईरान इसे अरब राजशाहियों को रोक कर रखने का एक साधन और उनकी अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव के रूप में देखता है। सच तो ये है कि अब ये हाल ही में बने सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के सैन्य गठबंधन की जीवन क्षमता की भी परीक्षा बन गया है। मैं याद दिला दूं, उन्होंने एक सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जो नाटो संधि के अनुच्छेद 5 के समान है, यानी एक पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। तो हुआ यूं कि इस समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब पर हमला कर दिया। उन्होंने तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया। अब यमन में फिर से गृह युद्ध शुरू हो गया है और अभी तक तुर्की या पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। कुल मिलाकर हाल के हफ्तों के ठोस आंकड़े इस बढ़ती हुई तनाव की पुष्टि करते हैं। 6 अगस्त को ही हौसी विद्रोहियों ने हदरामौत और मारीब में सऊदी सेना की तैनाती पर हमले करने की घोषणा की थी। तब कम से कम 58 लोग मारे गए थे। बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल कर किया गया हमला सऊदी अरब के समर्थन से सैन्य ताकत बढ़ाने की कथित कोशिश के जवाब में किया गया था। इन्हीं प्रांतों में सैन्य शिविरों पर इसी तरह के एक हमले में सरकारी बलों के कम से कम 30 सैनिक मारे गए और 15 घायल हो गए। हूसी विद्रोहियों ने अल-जौफ प्रांत से 8 मिसाइलें दागीं। और सबसे ज्यादा भारी नुकसान इस वजह से हुआ कि एक शिविर में सैनिक सुबह की ट्रेनिंग के लिए इकट्ठा हुए थे। जहां तक अल-मोखा बंदरगाह की बात है, जिसे आज हूसी विद्रोहियों ने निशाना बनाया, वो अभी भी मुख्य लक्ष्य बना हुआ है। अब हूसी विद्रोही पिछले कई दिनों से इसी बंदरगाह पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर रहे हैं, और अब हूसी विद्रोहियों के सैन्य प्रवक्ता याहिया सारिया ने इस लक्ष्य के रणनीतिक महत्व को इस तरह समझाया, उद्धरण, मुखा बंदरगाह का महत्व उसके यमन के पश्चिमी तट पर स्थित होने और बाबल मंदेब जलडमरू मध्य के पास होने के कारण है, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। लेकिन यहाँ ये भी उल्लेख करना जरूरी है कि यमन में देशों के बीच कभी भी औपचारिक शांति समझौता नहीं हुआ। नॉर मार्च 2022 से केवल एक अनौपचारिक युद्ध विराम लागू था। अगर आप चाहें तो इसे कागज पर एक जेंटलमैन अग्रीमेंट कह सकते हैं, लेकिन सीधा कोई शांति समझौता नहीं था। और अब असल में अब तो वह जेंटलमैन अग्रीमेंट भी अतीत की बात हो गया है और यमन में युद्ध सच में फिर से पूरी ताकत के साथ भड़क उठा है। और दूसरी हिस्से में मैं खुद ईरान की ताजा स्थिति बताऊंगा, क्योंकि वो यमन में हो रही घटनाओं से सीधे जुड़ी है। हूथी और तेहरान एक ही तर्क के तहत एक साथ कई दिशाओं से क्षेत्र पर दबाव बना रहे हैं। और अब अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेट ने पनामा की यात्रा के दौरान कल कहा, उद्धरण, अमेरिकी नौसेना ऐसी नाकाबंदी को अनिश्चित काल तक बढ़ाए रख सकती है, क्योंकि हम जहाजों की अदला बदली करेंगे, जैसा कि अब तक करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। यानी इशारा है कि वे ईरान की इस नाकाबंदी को महीनों क्या सालों तक भी जारी रखने के लिए तैयार हैं। और बाद में अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ईरान पर आर्थिक दबाव की एक नई लहर की घोषणा की। उनका उद्धरण, अगले हफ्ते आगे की घोषणाओं पर नजर रखें, क्योंकि हम कदम उठाएंगे जैसे कदम आर्थिक अलगाव के इतिहास में किसी भी देश के खिलाफ पहले कभी नहीं उठाए गए। तो देखिए, आप जानते हैं, मैंने ध्यान दिया कि इस महीने की शुरुआत में ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान पर अभूतपूर्व ताकत के साथ हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ऐसा कुछ हमने द्वितीय विश्व युद्ध के समय से नहीं देखा है, बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध में भी ऐसा नहीं हुआ था। आखिरकार कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि स्कॉट बेसेंट के बयानों को लेकर थोड़ा संदेह रखें। वो कहते हैं, हम ऐसी पाबंदियां लगाएंगे जैसी दुनिया ने कभी नहीं देखी। ये ईरान के लिए ऐसी अलगाव होगा कि पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी और कहेगी, ओहो, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ। खैर, उन्हें ये पसंद है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। यहां तो चरम सीमा है। डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन पूरा होने के बाद वो हारमुज जलडमरू मध्य को अमेरिका का क्षेत्र घोषित कर देंगे। आगे अमेरिकी राष्ट्रपति का उद्धरण है, जैसे ही हम ईरान को पूरी तरह से हरा देंगे, जो अभी बहुत बुरी तरह हार रहा है, मैं बहुत जल्द हारमुज जलडमरू मध्य को संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र घोषित कर दूंगा।
असल में आज भी यही स्थिति है। हम नाकाबंदी कर रहे हैं, कोई भी जहाज वहां से नहीं गुजरता जब तक हम खुद न चाहें। और ताजा जानकारी के मुताबिक गुरुवार को पिछले 24 घंटों में हारमुज जलडमरू मध्य से 9 जहाज गुजरे, जिनमें से 5 फारस की खाड़ी की ओर जा रहे थे और 4 ओमान की खाड़ी में निकले। मैं जोर देकर कहता हूं, ये मार्ग ईरान द्वारा निर्धारित किया गया था। बाब अल मंदब जलडमरू मध्य से लाल सागर में ट्रांसपॉन्डर चालू करके 19 जहाज गुजरे। कुछ जहाज तो ट्रांसपॉन्डर बंद करके ही चलते हैं और वे आंकड़ों में आते ही नहीं हैं। इस बीच ईरान हारमुज जलडमरू मध्य पर समझौता विकल्पों को लगातार खारिज कर रहा है। तेहरान ने हाल ही में ओमान का ये प्रस्ताव ठुकरा दिया कि इस जलडमरू मध्य का संयुक्त प्रबंधन 50-50 के आधार पर किया जाए, और वो अपने ही विकल्प पर अड़ा रहा। यानी एक मार्ग पूरी तरह से ईरानी क्षेत्रीय जल में होना चाहिए ताकि ईरान उस पर प्रभावी नियंत्रण रख सके। सीधे सैन्य नुकसान भी जारी हैं, और वो भी दोनों पक्षों को। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने हाल ही में हारमुज जलडमरू मध्य के ऊपर एक और अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया। और अब संयुक्त आंकड़ों के अनुसार ईरान के साथ संघर्ष में इस प्रकार के अमेरिकी ड्रोन का नुकसान कुल मिलाकर 45 से अधिक इकाइयां हो चुकी हैं, जो उनके कुल बेड़े का लगभग 25% है। पूरे संघर्ष से होने वाले आर्थिक नुकसान का पैमाना भी बहुत बड़ा है। सऊदी अरामको के प्रमुख के अनुसार इस युद्ध की शुरुआत से दुनिया ने 2.6 अरब बैरल तेल खो दिया है। ये युद्ध पूर्व मांग के अनुसार 103 मिलियन बैरल प्रतिदिन की दर से दुनिया की 25 दिनों की खपत के बराबर है, और ये मौजूदा आपूर्ति में रुकावट को कुल मात्रा के हिसाब से इतिहास की सबसे बड़ी बनाता है, अगर 1979 की ईरानी क्रांति को छोड़ दें। अधिकांश विश्लेषक वैश्विक बाजार में प्रतिदिन 5 मिलियन बैरल तेल की कमी का अनुमान लगाते हैं। हालांकि अरामको कंपनी का कहना है कि फारस की खाड़ी से रोजाना 11 मिलियन बैरल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। वैसे ये कमी और भी बढ़ सकती थी जब कैस्पियन पाइपलाइन कंपनियां कंसोर्टियम ने अपने ब्लैक सी टर्मिनल, जो रूसी नोवरोसियस्क में है, वहां से तेल की लोडिंग यूक्रेनी ड्रोन हमलों के कारण रोक दी थी। इसी बीच खबर है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने मार्च में ही रणनीतिक भंडार से 400 मिलियन बैरल तेल जारी कर दिया था। बाकी बचे सरकारी भंडार में से लगभग 1/3 संयुक्त राज्य अमेरिका के पास है, और अमेरिका का रणनीतिक तेल भंडार जनवरी 1983 के बाद से अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिका की लेखा परीक्षा संस्था ने मई में चेतावनी दी थी कि भंडार के 1/4 बुनियादी ढांचे तक अब पहुंच संभव नहीं है, यानी वास्तव में केवल 100 मिलियन बैरल से ज्यादा तेल जारी नहीं किया जा सकता। और यहाँ एक दिलचस्प स्थिति बनती है, क्योंकि विशेषज्ञों के अनुसार कई पश्चिमी देशों के पास तेल के भंडार पहले से ही अधिकतम सीमा तक सीमित हैं। वहीं चीन लगभग 1.7 अरब बैरल के भंडार के साथ चीन युद्ध से पहले के अपने आयात को हारमुज जलडमरू मध्य के जरिए लगभग 1 साल तक पूरा कर सकता है। पश्चिमी देशों के पास केवल 6 महीने का भंडार है, यानी चीन इस युद्ध को आराम से झेल सकता है। नतीजा ये है कि यमन में हूती विद्रोहियों ने 2022 से जमे हुए कई मोर्चे एक साथ खोल दिए हैं। वे लड़ाई बैलिस्टिक मिसाइलों, ड्रोन और सऊदी अरब की उस कमजोरी पर दांव लगा रहे हैं जो अमेरिका के भरोसेमंद समर्थन के बिना और बढ़ जाती है। साथ ही खुद ईरान भी हरमुज जलडमरू मध्य को बंद रखे हुए है और ओमान के साथ किसी भी समझौते को ठुकरा रहा है, और अमेरिका इसका जवाब अनिश्चितकालीन नाकेबंदी और अभूतपूर्व आर्थिक दबाव के वादे से देता है। और इन सब के बीच विश्लेषकों के यथार्थवादी आकलन के अनुसार दुनिया के तेल भंडार मौजूदा आपूर्ति की कमी को केवल लगभग 0 तक ही पूरा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जितना लंबा ये दोहरा दबाव अरब प्रायद्वीप पर दोनों ओर से, यानी बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य और होर्मुज जलडमरू मध्य में चलता है, उतना ही करीब वो समय आ जाता है जब दुनिया के भंडारों में ईंधन का भौतिक भंडार बस कम पड़ सकता है, और तब किसी भी शर्त को मानना पड़ेगा बस किसी तरह इन तेल के प्रवाहों को खोलने के लिए। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय, अपने निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और लाइक करना ना भूलें। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।